हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हम संतुलित काहे करते हैं, क्या ज़रूरत है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की। तो इसके लिए ये रूल समझे कि एक द्रव्य अविनाशिता का नियम है। द्रव्य अविनाशिता का नियम है कि हम किसी भी द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यदि आप सोचें कि द्रव्य को न हम उत्पन्न कर पा रहे हैं और न ही नष्ट कर पा रहे हैं, यदि दोनों में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण में इधर एक Fe था तो इधर 2 Fe कैसे हुआ, इधर 1 ऑक्सीजन है तो इधर 3 ऑक्सीजन कैसे हुआ, ये सब कहाँ से हुए। अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें तो ये हमको यह चीज़ बताएगा कि इधर 1 Fe था, इधर 2 Fe हो गया, इसका मतलब कि हमने Fe को एक उत्पन्न किया रासायनिक अभिक्रिया में। और वैसा तो हम कर नहीं सकते हैं। द्रव्य अविनाशिता का नियम है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अब संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो पीछे वाली वीडियो में बताया गया था। अगर आपको रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होता है, इनको किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है, अगर इन सभी बातों में कुछ भी प्रॉब्लम आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमारे जो पीछे वाला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब इस वीडियो पर आएँ और आपको सही मायने में तब किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि समझ में आएगी। तो अगर जो लोग पुरानी वाली वीडियो देख चुके हैं तो उनके लिए ध्यान दें, जो नहीं देखे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाकर देख लेना। यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। ये पूरी तरीके से हम बेस से बता रहे हैं, स्टार्ट से बता रहे हैं। बाद में जब आप लोग एक बार संतुलित करना सीख जाएंगे तो बहुत तेज़ी से करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत नहीं होएगी, लेकिन अभी स्टार्ट है तो हम एकदम बेस से देखते हैं। तो संतुलित करने के लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हमारा इसमें जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप होता है। प्रथम चरण जो यहाँ पर हमारा है यह है कि यहाँ पर जितने भी चाहे अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, अभिकारक और उत्पाद को एक डब्बा में भर देंगे। अभिकारक को और उत्पाद को आप लोग सबसे पहले डब्बा में भर दें। जैसे ही डब्बे में भर देंगे, Fe को अलग डब्बा में भरा, H2O को अलग डब्बा में भरा, यहाँ पर Fe2O3 है, इसको अलग डब्बा में भरिए और H2 को अलग डब्बे में भर दीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा है कि उनको डब्बे में भर दीजिए। लीजिए हम भी इन सबको डब्बे में भर देते हैं। यहाँ पर Fe ये डब्बा में आया, H2O, चलो भाई तुम भी डब्बा में, और Fe2O3 है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको डब्बा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको डब्बा में भरिए और H2 को भी डब्बा में कर दीजिए, कोई भी भागने ना पाए। ठीक है, पहला चरण मेरा ओवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हमने डब्बा में भर दिया। आप समझ रहे होंगे कि डब्बा में सबको काहे भरा जा रहा है, क्या डब्बा में भरने से संतुलित हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है भैया। लेकिन डब्बा में हम इसलिए भर रहे हैं कि इस डब्बे के अंदर में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। अब बच्चे असल में गड़बड़ी क्या करते हैं करते समय कि जब जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बा, यहाँ 1 बा, तो उनको जब संतुलित करना होता है तो प्यार से यहीं पर 3 लगाएंगे और सर को दिखाएंगे कि लीजिए सर हमारा बैलेंस हो गया। तो ये कोई प्रोसेस नहीं है बैलेंस करने का बच्चा।
तो सबसे पहले ये डब्बा इसीलिए लगाया गया है कि हम इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी करना है इसके आगे परिवर्तन संख्याओं को लिखकर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा प्रथम चरण है। पहले चरण में हम लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार से हम संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो चरण होता है भाई लोग, जो इसका सेकंड चरण होगा, सेकंड चरण जो इसका होता है, इस पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले एक हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं अपनी जानकारी के लिए कि कौन लोग कितनी बार आए हुए हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं कि इस रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद में कौन सा तत्व कितनी बार आया हुआ है, अपनी जानकारी के लिए एक टेबल बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक टेबल बनाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि तत्व, कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है, फिर वह अभिकारक में कितनी बार आया हुआ है, और फिर वह उत्पाद में कितनी बार आया हुआ है। एक हमने सारणी बनाने का प्रयास किया। ये देखिए सारणी, एक हमने छोटी सी सारणी बनाई, 3 लोग हैं तो यहाँ पर इतनी बड़ी सारणी बना दी। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक फेरिक है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। फेरिक यहाँ पर अभिकारक में आप देख रहे हैं अकेले है तो इसकी संख्या 1 है। उत्पाद में अभिकारक में फेरिक, उत्पाद में फेरिक 2 बार आया है तो इसको हमने लिख दिया। ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 ही बार है तो उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर उत्पाद में देखें Fe2O3 में देखा था ऑक्सीजन 3 बार यहाँ पर दिख रहा है तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर तो अकेले 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 ही है। तो ये हमने एक टेबल बना दिया और इस टेबल से हमको पता चल रहा है कि कौन तत्व कितनी बार आया हुआ है। अब हम कैसे संतुलित करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो संतुलित करने का प्रोसेस ये होता है कि हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में कौन सा तत्व सबसे अधिक बार आया हुआ है। चलिए बताइए, इस टेबल में अभिकारक और उत्पाद में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है ना। आप लोग अब ऑनलाइन हैं तो कैसे बताएंगे, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप लोगों ने बता दिया होगा कि जो ऑक्सीजन तत्व है उत्पाद में वो 3 बार आया हुआ है। सब लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसी को संतुलित करना है भाई। अब संतुलित कैसे करोगे, देखो संतुलित कैसे करना है। अगर हम यहाँ पर 1 गुणे 3 करें तो किसी को कोई आपत्ति होगी? तो बच्चे बोलेंगे नहीं सर कोई आपत्ति नहीं होगी। काहे आपत्ति होगी भैया, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर करने में क्या गया है हमको। अब 3 यहाँ पर ये अभिकारक में 3 किया जा रहा है, किसको संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को। तो जहाँ पर ऑक्सीजन है उसके आगे डब्बे में वही कितने लिखेंगे, हम 3 लिख देंगे प्यार से। चलो भाई तब 3 लिख दो, क्या बन जाएगा, Fe अकेले है प्लस यहाँ पर H2O के आगे हमने कितना लिखना है भाई, डब्बा इसके बाहर, इस डब्बे के बाहर हमको 3 लिखना है। फिर ये हमारा वैसे ही रहेगा, ये Fe2O3 हो गया है, ये तो पहले से ही ऐसे खाया पिया बड़ा है, और ये फिर H2 है। ये हमने एक प्रोसेस आगे बढ़ दिया। फिर अगला जो चरण होता है, जो तीसरा स्टेप होता है भाई लोग, जो तीसरा स्टेप यहाँ पर हमको मिलेगा कि अब हम फिर से टेबल में देखें कि कौन लोग कितना बार हो गए हैं। तो अगर हम फिर से टेबल बनाएं, Fe का टेबल बनाएं, हाइड्रोजन का बनाएं, ऑक्सीजन का बनाएं, इन तीनों लोगों का अगर हम टेबल यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, ये अभिकारक का है, ये अभिकारक का है और ये वाला उत्पाद का है। अब हम देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया में अब भी फेरिक अकेले है, यहाँ पर ये अकेले है, उत्पाद में फेरिक 2 बार है। अब देखो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 3 ऑक्सीजन इधर हो गया है, 3 ऑक्सीजन इधर भी हो गया है, 3 ऑक्सीजन इधर भी हो गया है। और फिर हम देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया है और इधर अभी हाइड्रोजन 2 ही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करना पड़ेगा। अब नीचे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, इधर भी 6 हमको चाहिए। बताओ 2 में कौन संख्या का गुणा करें तो 6 हो जाए। सिंपल बात है कि इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो कहाँ 6 का, ये 3 का गुणा कहाँ पर करेंगे? उत्पाद में। कहाँ पर? उत्पाद में। वो भी उत्पाद में किस जगह पर? यहाँ की यहाँ पर। मेरे भाई तुम हाइड्रोजन को संतुलित कर रहे हो, तो जहाँ पर हाइड्रोजन है वहीं पर 3 का गुणा करोगे। तो यहाँ पर जैसे ही 3 का गुणा करोगे, जैसे ही यहाँ पर 3 का तुम गुणा करोगे, तो देखो बन के क्या आ जाएगा, बन के क्या आ जाएगा हमारे पास Fe प्लस 3H2O ये बॉक्स में रहेगा। यहाँ पर हमारे पास आया है Fe2O3 ये बॉक्स में आएगा, प्लस हाइड्रोजन के पहले 3 का गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर 3H2 हो जाएगा। ये हमने एक चीज़ और बैलेंस कर दिया। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि चौथा स्टेप आता है कि फिर से देखिए अब क्या चीज़ कब ज़्यादा हो गया है। तो फिर से एक टेबल बना लेते हैं। ये सबसे बेस विधि है कि जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को बताना कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो Fe, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये अभिकारक का कॉलम है और ये वाला उत्पाद का है। फेरिक अब देखो इधर 1 है तो इधर फेरिक यहाँ पर 2 है। इसमें हम देखेंगे तो इधर फेरिक 1 है, इधर फेरिक 2 है। इधर ऑक्सीजन 3 हो गया है, इधर ऑक्सीजन, हाँ इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है भाई? 3 है। इधर हाइड्रोजन 3 2 6 हो गया है और इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया है। ठीक है ना? तो अब क्या करना है? अब तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि क्या करना है। सिंपल में क्या करिए, ये फेरिक दिख रहा है, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है तो क्या करें? फेरिक में, अभिकारक में फेरिक को बैलेंस करने के लिए बताओ 1 में कितने का गुणा करें? 2 के। इतना सिंपल तो सभी लोग बता पा रहे होंगे कि 2 का गुणा कर दीजिए सर, तुरंत पूरा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन कहाँ पर फेरिक में गुणा करोगे? देखो तुम्हारे पास ये अभिकारक में गुणा किया जाएगा और जब अभिकारक में आपके पास 2 अभिकारक हैं तो किस में गुणा करोगे? तो सब लोग को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर हमारा फेरिक है उसके पहले ही 2 का गुणा किया जाएगा। तो जैसे ही इसके पहले हम 2 का गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2Fe प्लस H2O कितनी बार आया है? 3 बार आया हुआ है। फिर इधर आ जाएगा Fe2O3 प्लस 3H2 अब अगला चरण हमारा ये है कि हम इस, जैसे ही हमें लगेगा कि ये हमारा सब तो बैलेंस हो गया है, तो अंतिम चरण ये होता है कि यहाँ पर सबके डब्बे से निकाल देंगे। जैसे ही डब्बे से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2Fe प्लस 3H2O गिव्स दैट Fe2O3 और प्लस H2। ये जैसे ही हमारा रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाएगा तो एक बार तो हम चेक कर लेंगे कि क्या जो हमने किया है वो हमारा सही है कि नहीं है। तो हम देखिए 2Fe इधर है तो 2Fe इधर भी है, 3H2 3 दूना 6H2 इधर है तो यहाँ पर छूट गया भाई, यहाँ पर इसके पहले 3 था तो इधर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी 3 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास समीकरण था इसको हमने बैलेंस कर दिया है और ये बैलेंस समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब आप इसमें देखिए कि जितने भी तत्व हैं अभिकारक और उत्पाद में उनकी संख्याएं बराबर हैं। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण को सबसे सरल विधि से हम संतुलित कर सकते हैं। देखिए ये हमेशा इस प्रोसेस तो हम संतुलित नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि जैसे ही हम केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं मिलेंगी और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें देख कर ही हल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप लोग 10th में हैं, अभी आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीख रहे हैं, तो 2-4 अभिक्रियाओं को लेकर इस प्रकार से संतुलित करने का प्रयास करें। जब एक बार ऐसे आप लोग सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि किस अभिकारक या किस उत्पाद के पहले हम किस संख्या का गुणा करें कि वह बैलेंस हो जाएगा और आप लोग कर पाएंगे। तो भाई लोग, पहले आप स्टेप वाइज ही सीखें, उसके बाद फिर आप लोग जैसे ही थोड़ा सा आपके पास आइडिया आएगा कि इस प्रकार से रासायनिक समीकरण संतुलित करते, तो आप बड़े बड़े रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये था क्लास 10th के लेवल से कि किस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अगर फिर भी किसी भाई को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करनी न आ रही हो या फिर इसमें किसी को कहीं पर संतुलित करने में कोई दिक्कत आई हो, तो कमेंट बॉक्स में वह ज़रूर कमेंट करे कि उसको कहाँ पर दिक्कत है। हम रिप्लाई करेंगे और उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे कि उसको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसका उचित सलूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही। अगली की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं और उनके उदाहरण सहित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके हम दिखाते चलेंगे कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। तो आप लोग वेट करिए अगले दिन की क्लास की कि जब हम पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और खुद भी सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। धन्यवाद।